हेलो एवरीबॉडी। मस्ती में ठीक है भाई। आज स्टार्ट करेंगे हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करना। बहुत आसान है, बस बने रहिएगा, मजे लेते रहिए। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, वे सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, पहले टाइप के। दूसरे होते हैं वे सेंटेंसेस जो इंटेरोगेटिव वर्ड से शुरू होते हैं। और कुल मिला के पूरी ग्रामर में आपको जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं ये दो टाइप के ही मिलेंगे। एक तो वो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे और एक वो जो इंटेरोगेटिव वर्ड से ही शुरू होंगे। बस दो टाइप के। और इन दोनों टाइपों को हम सीखेंगे अलग अलग। पहले इसको सीखेंगे फिर इसको। ठीक है, तो पहले देखते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंसेस। तो वे सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उनको अगर हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो हमारे पास कुछ रूल्स चेंज होंगे। वो रूल्स क्या है, पहले उन पे एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदल दे देते हैं। देखिए, अभी तक हमने जब असर्टिव सेंटेंसेस को हमने इनडायरेक्ट में बनाया था तो केवल सेड टू को चेंज किया था टोल्ड में। सेड को वहां हमने चेंज नहीं किया था। लेकिन इंटेरोगेटिव में सेड या सेड टू दोनों ही चेंज होंगे आस्क में। और इंटेरोगेटिव से लेके डायरेक्ट डायरेक्ट के लास्ट तक किसी भी टाइप का सेंटेंस आए उसमें सेड और सेड टू दोनों ही चेंज होंगे हमेशा। ओके। नंबर दो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर इफ या वेदर लगाते हैं। अब तक हमने दैट लगाया था लेकिन यहां हम लगाएंगे इफ या वेदर। मोस्टली इफ सबसे ज्यादा लगाते हैं, वेदर केवल एक कंडीशन में लगाते हैं, वो आपको बता दी जाएगी। और तीसरा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव का मतलब एफर्मेटिव या नेगेटिव दोनों में से कोई एक, जैसा हो वैसा। तो असर्टिव का मतलब होता है एफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में बदल देते हैं। तो बस ये तीन रूल हमारे नए हो गए, बाद बाकी हमारे सारे पुराने ही रूल्स हैं जो हमें अप्लाई करने हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, वहां से ज्यादा समझ में आएगा। टीचर सेड टू मी, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। चलिए, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और हेल्पिंग वर्ब से है, तो अभी हम वही सीख रहे हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। चलिए कैसे करेंगे। टीचर का टीचर सेड टू को हम चेंज कर देते हैं आस्क्ड में। ऑब्जेक्ट को एज इट इज रखते हैं हमेशा। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हम लगाते हैं मोस्टली इफ। वेदर का यूज केवल एक कंडीशन में करेंगे, कहां करेंगे वो बताएंगे आपको। अब रूल नंबर 3 कहता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं, यानी कि ये जो सेंटेंस है हमारा इसे हम असर्टिव बनाएंगे, एफर्मेटिव या नेगेटिव। और जो एफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस होता है वो हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है। तो हम इस हेल्पिंग वर्ब को यहां से उठाएंगे और सब्जेक्ट के पीछे पहुंचा देंगे, तभी ये असर्टिव बन जाएगा अपने आप में। तो हमें कुछ नहीं करना, हेल्पिंग कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के इफ लगाना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पीछे पहुंचाना है। कहां? सब्जेक्ट के पीछे। तो ये यहां से उठ के यहां आ गया तो सब्जेक्ट बच गया सबसे पहले। यू सेकंड पर्सन है, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो वो आ गया आई। उसके बाद ये हैव यहां आ गया था तो हैव चेंज इनटू हैड। फिर कंप्लीटेड का कंप्लीटेड। योर अपने की स्पेलिंग है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। मी का मतलब हो गया अपने की स्पेलिंग माई। और वर्क का वर्क, और यहां लगा देंगे फुल स्टॉप क्योंकि हमने इसे एफर्मेटिव सेंटेंस बना दिया है। देखो यहां से आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। अब ये इंटेरोगेटिव नहीं रहा, इसलिए यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे। लीजिए सर, इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। क्या है, बहुत आसान। बस याद रखना, हेल्पिंग वर्ब को उठा के आपको सब्जेक्ट के पीछे ले जाना है। बहुत से बच्चे दिमाग में बिठा लेते हैं कि पहले वाले शब्द के पीछे ले जाना है। पहले वाले शब्द के पीछे नहीं ले जाना, सब्जेक्ट के पीछे ले जाना है। सब्जेक्ट 2 शब्द का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है। चलिए आगे बताएंगे आपको। एक और एग्जाम्पल है, मदर सेड टू हर, विल ही नॉट ओबे मी। चलिए, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है और वही सीख रहे हैं हम, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस। चलिए शुरू करते हैं। मदर का मदर, सेड टू का आस्क्ड, हर का हर और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ। अब क्या करेंगे, सहायक क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब है इसे उठाएंगे और सब्जेक्ट के पीछे, तो विल यहां से उठ के ही के
बाद आ जाएगा, है ना, यहां से उठ के यहां से, तो ही रह गया। ही कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, तो ये हो गया ही। अब विल आ गया यहाँ पे, विल का वुड, सेल का शुड, इसके अकॉर्डिंग, ऊपर देख के नहीं, इसके अकॉर्डिंग। ही के साथ विल आता है तो चेंज कर देंगे वुड में। अब नॉट का नॉट, ओबे का ओबे। अब बचा हमारे पास मी फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट है मदर, शी हर, तो ये ऑब्जेक्ट है तो आ गया हर और फुल स्टॉप, क्योंकि इसे असर्टिव सेंटेंस हमने बना दिया। ओके, चलिए और देख लेते हैं कुछ एग्जांपल। मोहन सेड टू देम, कैन दे हेल्प मी? चलिए अब मोहन का मोहन, सेड टू का आस्क, देम का देम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ। अब क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को उठाएंगे सब्जेक्ट के बाद, यानी कि यहां आ जाएगी, तो ये यहां से उठ के यहां गई, तो ये रह गया दे रह गया थर्ड पर्सन, नो चेंज, तो नो चेंज। अब यहां आ चुका है कैन, निशान लगा लेना आप लोग, मैंने 2 बार लगा के बता दिया आपको, तो आप थोड़ा सा निशान लगा लेंगे तो याद रहेगा कि यहाँ हमें कैन को चेंज करना है, वरना आप चले जाएंगे सीधे, कैन रह जाएगा यहाँ पर आपका। तो यहाँ थी हमारी कैन, और कैन चेंज होता है कुड में। और हेल्प का हेल्प, मी फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट मोहन के अनुसार, ही हिज हिम, ऑब्जेक्ट हिम, फुल स्टॉप, सो सिंपल। और देख लेते हैं, स्ट्रेंजर आस्क्ड मी डू यू नो मी, ध्यान से देखना यहाँ पे थोड़ा सा। द स्ट्रेंजर आस्क्ड, उसने पहले ही दे दिया हमें चेंज करके आस्क्ड, अच्छा है, हमें क्या फर्क पड़ा, हमारे लिए और आसान हो गया। तो आस्क्ड का आस्क्ड मी, इफ। अब यहां से हेल्पिंग वर्ब को उठाएंगे और सब्जेक्ट के पीछे यानी कि यहां पहुंचा देंगे, तो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट है मी, तो आई माई मी, सब्जेक्ट आना है, आ जाएगा आई। उसके बाद यहां आ गया डू, प्रेजेंट इंडेफिनिट, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। और बच्चा क्या करता है कि डू को तुरंत चेंज कर देता है, यहाँ डेड, पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डेड लगती है। लेकिन भाई हम इस सेंटेंस को असर्टिव बना रहे हैं, ये हमारा एफर्मेटिव बनेगा, और पास्ट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो डू का कुछ नहीं होना यहाँ पर, बस इसकी सेकंड फॉर्म आ, नो की सेकंड फॉर्म न्यू, ठीक है। और मी फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट स्ट्रेंजर, ही हिज हिम, ऑब्जेक्ट हिम। तो जो आप यहां अगर आपने डिड लगाया तो गलत होगा। हाँ, डिड आएगा, लेकिन उस कंडीशन में आएगा जब ये सेंटेंस नेगेटिव होगा। यहां अगर नॉट और होता साथ में तो नॉट लगाते, तो हेल्पिंग वर्ब डिड लगाते, और यहां फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नो लगाते, तो हो जाता आई डिड नॉट नो हिम। तो ध्यान रखना, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस को चेंज करो इनडायरेक्ट में, तो अगर वो एफर्मेटिव बन रहा है तो हेल्पिंग वर्ब डिड नहीं लगेगी, सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। हाँ, अगर उसके साथ नॉट है तो डिड लगेगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं नॉट वाला। माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे मित्र ने मुझसे कहा, डज शी नॉट अलाउ मी। चलिए, माई फ्रेंड का माई फ्रेंड, सेड टू का हो गया आस्क, मी का मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ। हेल्पिंग वर्ब को यहां से उठाएंगे सब्जेक्ट के पीछे, यानी कि यहां ले आएंगे। सब्जेक्ट है शी, जो थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। अब यहां रह गया डज, प्रेजेंट इंडेफिनिट, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन चूंकि यहां नॉट है इसलिए हमें नॉट लगाना होगा, और नॉट लगाना होगा तो हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी, डिड। नॉट का नॉट, अलाउ का अलाउ, मी फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट माई फ्रेंड, तो मानेंगे ही, आई माई मी मत मान लेना, इसके अनुसार गलत हो जाएगा, अपने की स्पेलिंग यहाँ कोई डिसाइड नहीं करेगी। माई फ्रेंड ही हो गया, तो ही हिज हिम, ऑब्जेक्ट हो गया हिम। तो देखिए दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट में जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि ये सेंटेंस एफर्मेटिव बनना था इसलिए हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, और ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव बनना था इसलिए डिड लगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब तक हमने केवल इफ का यूज किया, हमने वेदर का यूज कहीं नहीं किया। तो वेदर का यूज एक्चुअल में होता कहाँ है, तो वो देखिए, फादर आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, वुड यू लाइक पेन और पेंसिल। ठीक है, फादर का फादर आस्क दे दिया, बहुत अच्छी बात है, आस्क ही रहेगा हिम, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के यहां लगाएंगे हम वेदर। अब हमने यहां वेदर क्यों लगाया,
तो देखिए इस सेंटेंस को आप थोड़ा सा पढ़िए। वुड यू लाइक पेन और पेंसिल? क्या पसंद करोगे, पेन या पेंसिल? तो यहाँ एक्चुअल में हमें चॉइस दी गई है, क्या पसंद करोगे, पेन या पेंसिल? चॉइस हो गई हमारे पास, पेन लोगे या पेंसिल लोगे। तो जहां भी चॉइस दी जाएगी तो वहां कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के इफ नहीं वेदर का यूज करेंगे। और आपको न पहचान में आए तो जहां भी वर्ड दिख जाए और, तो आप समझ जाना यहाँ चॉइस है और हम वेदर लगा देंगे। अच्छा, जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड में हैं वो चीज ध्यान दें कि क्या होता है कि वो लोग कभी कभी क्या कहते हैं कि जैसे कोई भी एक सेंटेंस है, जैसे ये है डू यू नो मी, तो वो मान लेते हैं कि इसका उसने और कहा है और नॉट, और यहाँ मान लिया और नॉट या नहीं, तो मुझे जानते हो या नहीं, और वो यहाँ वेदर लगाते हैं, अज्यूम करके वेदर लगा देते हैं कि यहाँ और नॉट है तो वो यहाँ वेदर लगा लेते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इफ की जगह यहाँ वेदर भी आ जाएगा, लेकिन मोस्टली यही है कि अगर और नहीं दे रखा, चॉइस नहीं दे रखी तो इफ लगाइए, और अगर चॉइस दे रखी है तो आप वेदर का यूज कीजिए। फिर वही करेंगे हम, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हट के वेदर आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब को उठाएंगे सब्जेक्ट के पीछे यहां लगा देंगे, तो यू सेकंड पर्सन हिम के अकॉर्डिंग आएगा तो वो हो जाएगा ही, और यहाँ वुड आ गया, और वुड और शुड कभी चेंज होते नहीं है, लाइक का लाइक रहेगा, पेन का पेन, और का और पेंसिल का पेंसिल। तो याद रखिएगा जब भी चॉइस दी जाए, और चॉइस जब दी जाएगी जब और शब्द आएगा तभी चॉइस होगी, और वैसे चॉइस नहीं होगी। अगर चॉइस है तो वेदर लगाएंगे, इफ का यूज नहीं करेंगे। ओके, चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। दे आस्क्ड टू अस, दे सेड टू अस, had they passed this exam or not? चलिए, तो दे का दे, सेड टू का आस्क, अस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के वेदर, क्यों, चॉइस है, हैड दे पास दिस एग्जाम और नॉट, क्या उन्होंने ये परीक्षा पास कर ली या नहीं। तो अब दो चीज हो गई, पास कर ली या नहीं, तो दोनों में से एक बतानी है, हाँ सर पास हो गई या पास नहीं हुई। तो जहां भी चॉइस आ गई, और जहां भी चॉइस आ गई वहां और होगा, और जहां चॉइस होगा वहां कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर वेदर लगाएंगे, इफ का यूज नहीं करेंगे। फिर वही हेल्पिंग वर्ब को उठाइए, सब्जेक्ट के बाद यहां पहुंचा दीजिए, दे थर्ड पर्सन नो चेंज, और यहां आ गया हैड, पास्ट का पास्ट, दिस का दैट, एग्जाम का एग्जाम, और का और नॉट का नॉट, और फुल स्टॉप। तो समझ गए होंगे वेदर का यूज कहाँ होना है, जहां भी चॉइस दी जाएगी वहां वेदर होगा, और जहां चॉइस नहीं है वहां हमारा इफ होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब वो सेंटेंस देख लिए जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट थे, अब वो सेंटेंसेस देखेंगे जो इंटेरोगेटिव वर्ड से शुरू होंगे। तो यहाँ कुछ रूल्स चेंज होंगे। पहला एज इट इज रहेगा, जैसा था वैसा ही, सेड या सेड टू को आस्क में चेंज करेंगे। दूसरा चेंज हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर वाक्य में आए हुए इंटेरोगेटिव वर्ड को ही लगाते हैं। अब तक हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के इफ या वेदर लगा रहे थे अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू था तो, लेकिन अगर इंटेरोगेटिव वर्ड से शुरू होगा तो हम जो है इंटेरोगेटिव वर्ड ही लगाएंगे, इफ या वेदर का यूज हम नहीं करेंगे। और नंबर 3, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं, जैसे कि हम करते चले आए हैं। तो केवल बीच वाला जो रूल है नंबर 2, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर अब हम कोई नई चीज नहीं लगाएंगे, बल्कि वही इंटेरोगेटिव वर्ड लगा देंगे जो वाक्य में आया है। देख लेते हैं। राम सेड टू श्याम, व्हेन विल यू गो देयर? चलिए सर, राम का राम, सेड टू का आस्क्ड, श्याम का श्याम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के अब देखो ये इंटेरोगेटिव वर्ड से शुरू है, तो इंटेरोगेटिव वर्ड ही कंजक्शन बन जाएगा व्हेन। ओके, कुछ अलग से नहीं है। अगर यहाँ व्हाट होता तो व्हाट, व्हेन होता तो व्हेन, वेयर होता तो वेयर, व्हाई होता तो व्हाई। बस उसके बाद असर्टिव सेंटेंस, इस हेल्पिंग वर्ब को उठाओ और सब्जेक्ट के बाद पहुंचा दो, यहां आ गया। यू सब्जेक्ट हो गया, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट श्याम के अनुसार चेंज होगा, ही हिज हिम, सब्जेक्ट आ जाएगा ही। यहां आ गया विल, यहां से उठ के यही तो आया, ध्यान रखना है, निशान लगा लिया करो एक ऐसा करके हल्का सा। तो यहां आ गया विल, अब विल चेंज इनटू वुड, लेकिन ऊपर देख के हम चेंज नहीं करते, इसके साथ विल आएगा तो वुड करेंगे, इसके साथ सेल आएगा तो शुड करेंगे, ऊपर देख के चेंज नहीं करेंगे। तो ही के साथ विल आएगा तो वुड हो गया, गो का गो और देयर का देयर। ओके,
फुल स्टॉप लग जाएगा क्योंकि एफर्मेटिव सेंटेंस है। यहाँ ये कंजक्शन है, इंटेरोगेटिव वर्ड नहीं। देखिए ये सेंटेंस असर्टिव है तो यहाँ फुल स्टॉप लगेगा, इंटेरोगेटिव साइन नहीं लगेगा। सीता सेड टू राम, वाई शुड आई नॉट गो विद यू। चलिए, सीता सेड टू का हो गया आस्क्ड राम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के देखो क्या आया इंटेरोगेटिव वर्ड, वाई, तो वाई लगेगा ना। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को उठाओ और सब्जेक्ट के बाद यानी कि यहां पहुंचा दो। शुड उठ के कहा गया, यहां गया। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सीता यानी कि सी। शुड का शुड ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। नॉट का नॉट, गो का गो, विद का विद। यू ऑब्जेक्ट है सेकंड पर्सन राम के अकॉर्डिंग, ही हिज हिम, ऑब्जेक्ट आ जाएगा हिम और फुल स्टॉप, क्योंकि हमने इसे असर्टिव सेंटेंस बना दिया और ये जो है हमारा कंजक्शन है। ओके, चलिए एक और देख लीजिए। द बॉय सेड टू मी विच इज द शॉर्टेस्ट वे टू स्टेशन। अब ध्यान से देखना जरा, बॉय आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के विच लग गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी उसे हम उठाते हैं और सब्जेक्ट के बाद पहुंचा देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था बच्चे ये याद रखना कि सब्जेक्ट के बाद जाता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। बहुत से बच्चे क्या देखते हैं, बोले देखो यहाँ पे क्या हुआ, विल उठ के यू के पीछे पहुंच गया, शुड उठ के आई के पीछे पहुंच गया, यानी पहले वाले शब्द के पीछे लगा देते हैं। और वो क्या करते हैं, पहले वाले शब्द इसे मान लेते हैं द शॉर्टेस्ट वे और यहाँ लगा देंगे इज। गलत हो जाएगा। हमें पहला शब्द, दूसरा शब्द और तीसरा शब्द नहीं गिनना, सब्जेक्ट के पीछे लगाते हो। और इस सेंटेंस में इसको हम उठाएंगे और ये सब्जेक्ट हमारा थोड़ा लंबा है। द शॉर्टेस्ट वे टू स्टेशन पूरा सब्जेक्ट है, तो इस जो है बिल्कुल लास्ट में आ जाएगा यहाँ पर। तो द का द, शॉर्टेस्ट का शॉर्टेस्ट, वे का वे, टू का टू, स्टेशन का स्टेशन, और इज आएगा और इज आर एम चेंज हो जाते हैं वॉज वर्ब में, तो यहाँ हो जाएगा वॉज। तो हो गया द शॉर्टेस्ट वे टू स्टेशन। अब यहाँ आ गया इज, तो इसका हो गया वॉज। तो सब्जेक्ट के पीछे आपको हेल्पिंग वर्ब ले जानी है, पहले वाले शब्द, दूसरे वाले शब्द, तीसरे वाले शब्द ऐसे मत गिनना, वरना गलत कर बैठेंगे आप लोग। ओके, आगे देखिए। प्रिंसिपल आस्क्ड अस विच बुक आर यू रीडिंग। अब जरा ध्यान से देखना, प्रिंसिपल का प्रिंसिपल, आस्क दे दिया, बहुत अच्छी बात है। अस का अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के इंटेरोगेटिव वर्ड। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसे मान लेते हैं इंटेरोगेटिव वर्ड विच। लेकिन भाई इंटेरोगेटिव वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है और इंटेरोगेटिव वर्ड विच के बाद यहाँ बुक आया, तो बुक तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो फिर हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, बोले ये रही हेल्पिंग वर्ब। यानी कि हेल्पिंग वर्ब से पहले पहले तक पूरा इंटेरोगेटिव वर्ड होता है, क्योंकि इंटेरोगेटिव वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। तो इंटेरोगेटिव वर्ड से पहले पहले, वो हेल्पिंग वर्ब से पहले पहले जितने भी शब्द हैं वो इंटेरोगेटिव वर्ड में ही काउंट होंगे। तो यहाँ हमारा जो इंटेरोगेटिव वर्ड है वो है विच बुक, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के पूरा ही लगेगा, लगा दीजिएगा विच बुक। अब आर उठाएंगे सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट है यू, यू सेकंड पर्सन, अस के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट आ जाएगा वी। ओके, और यहाँ है हमारा आर, यहाँ से उठ के यही तो आया था, आर रीडिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज या वर्ब, तो वी है हमारा सब्जेक्ट, तो वर आएगा, और रीडिंग का रीडिंग, और यहाँ फुल स्टॉप। तो याद रखो हेल्पिंग वर्ब से पहले पहले पूरा सब्जेक्ट इंटेरोगेटिव वर्ड होता है। अब बुक भी हमारा इंटेरोगेटिव वर्ड है। एक और देखिए, द मैन सेड हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड आर यू। चलिए, द मैन और सैड हो गया आस्क्ड में। अब देखो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के इंटेरोगेटिव वर्ड, बहुत से बच्चे कहेंगे हाउ मेनी, तो उन्होंने यही रट रखा है हाउ मेनी इंटेरोगेटिव वर्ड होता है, लेकिन भाई हेल्पिंग वर्ब तक पूरा का पूरा इंटेरोगेटिव वर्ड है, और हेल्पिंग वर्ब क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है, आर। तो आर से पहले ये पूरा इंटेरोगेटिव वर्ड है, हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के पूरा ही लगेगा हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड। इस समय ईयर्स और ओल्ड भी हमारे इंटेरोगेटिव वर्ड है, और फिर इसको उठा के हम ले जाएंगे सब्जेक्ट के बाद। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट यहाँ कुछ है नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं होता तो या तो हिम मान लेते हैं या मी मान लेते हैं। चलिए, मी मानेंगे तो यहाँ आई आ जाएगा, और हिम मानेंगे तो यहाँ ही आ जाएगा। मैंने हिम मान लिया तो ही आ गया, और ये आर आ गया था यहाँ, इस आर एम वॉज वर्ब में चेंज हो जाते हैं, तो ही के साथ आ जाएगा
वॉज और फुल स्टॉप। ओके, तो इंटेरोगेटिव वर्ड हेल्पिंग वर्ब तक इंटेरोगेटिव वर्ड ही होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। वाले सेंटेंस को इंटेरोगेटिव इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करेंगे? मदर सेड टू मी हु ब्रोक दिस ग्लास। चलिए, मदर का मदर, सेड टू ग्लास, मी का मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के केवल लगेगा ब्रोक या ओ सॉरी हु। इंटेरोगेटिव वर्ड है हु केवल, या क्योंकि ये तो वर्ब आ गई, तो वर्ब से पहले या हेल्पिंग वर्ब से पहले पहले सब इंटेरोगेटिव वर्ड तो हो गया। लेकिन अब हम क्या करते थे कि इंटेरोगेटिव वर्ड लगाने के बाद जो हेल्पिंग वर्ब होती थी उसे सब्जेक्ट के बाद पहुंचाते थे। जो हेल्पिंग वर्ब है उसे सब्जेक्ट के बाद। लेकिन हु वाले बहुत सारे सेंटेंस कहेंगे कि अधिकांश सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है। बच्चा अपने दिमाग में वही बिठा देता है कि हमें तो सब्जेक्ट को उठा के पहुंचाना है या वर्ब को उठा के पहुंचाना है, तो गलत हो जाएगा भाई, ऐसे मत करना। हु वाले अधिकांश वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होता। चूंकि सब्जेक्ट यहाँ है नहीं, इसलिए कुछ भी आगे पीछे नहीं जाएगा, सेम रहेगा। हु का हु, ब्रोक पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो हैड और यहाँ हो जाएगा ब्रोकन, दिस का दैट और ग्लास का ग्लास और फुल स्टॉप। ओके, तो हु वाले वाक्यों में अगर सब्जेक्ट नहीं है तो आगे पीछे कुछ नहीं होगा। ऐसे हेल्पिंग वर्ब यहाँ से उठा के यहाँ ले गए, ना ना ना, यहाँ कुछ नहीं है, चौका तो रहेगा। और देखिए, वी शाउटेड हु विल गो टू मूवी, तो वी का वी और शाउटेड का शाउटेड। यहाँ एक चीज देख लीजिए, यहाँ सैड नहीं आया, आस्क्ड नहीं आया, सेड टू नहीं आया। अगर सैड या सेड टू की जगह कुछ और आता है, जैसे यहाँ आया है साउटेड, तो फिर वही रहेगा साउटेड। अगर यहाँ आए इन्फॉर्म तो यहाँ इन्फॉर्म, यहाँ आए क्राइड तो यहाँ क्राइड। यानी कि सैड या सेड टू तो चेंज होंगे, लेकिन इसके बाद कुछ और आएगा, कुछ भी आ जाए उसे हम चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज रखेंगे। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हट के लग गया हु। अब इसमें भी देखो कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो फिर इसमें भी आगे पीछे कुछ नहीं होना, बस हु विल का हो गया वुड गो टू मूवी। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव वर्ड हु के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो सॉरी सब्जेक्ट नहीं है, तो आगे पीछे कुछ नहीं होगा, एज इट इज बनेगा जैसा बनता चला आ रहा है। लेकिन अगर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद चली जाएगी, जैसे कि यहां ही सेड हु आर यू। चलिए, ही का ही, सेड का हो गया आस्क, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हु। अब यहां सब्जेक्ट है यू, तो हेल्पिंग वर्ब को उठाएंगे और सब्जेक्ट के बाद पहुंचाएंगे। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ कुछ नहीं है और यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हिम्मी या हिम मान लो। चलिए, मैंने हिम मान लिया तो ही हो गया, और ये यहाँ आ गया था वॉस हो गया। इस आरएम में चेंज होते हैं। तो यहाँ इस वाले में कोई सब्जेक्ट नहीं था, तो हमने कोई चेंजेस नहीं किया, जैसा था वैसे ही चलता रहा, है ना, आगे पीछे कुछ नहीं हुआ। इसमें भी नहीं था तो इसमें भी आगे पीछे कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही सब्जेक्ट आया तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद चली गई, याद रखना। ओके, आगे चलते हैं। यस एंड नो। अब तक आपने जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखे, इसमें केवल एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस आया था। अब आंसर भी मिलेगा, और आंसर भी वेरी शॉर्ट मिलेगा, यस में या नो में। देखो, ये सेंटेंस हो गया, टीचर सेड हैव यू लर्न द पोएम, आई सेड यस। अब तक आपको ये आई सेड यस वाला नहीं मिल रहा था, केवल एक क्वेश्चन मिल रहा था, इतना यहां तक, इससे पहले पहले तक ना, टीचर सेड हैव यू लर्न दिस पोएम। अब आंसर भी मिल गया, आंसर भी दिया, क्वेश्चन हुआ और साथ में आंसर भी मिल गया। कैसे चेंज करेंगे देखिए, ध्यान से देखना, इसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा। टीचर का टीचर और सैड का हो गया आस्क्ड। अब देखिए, यहां कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको? कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट है। देखो, सब्जेक्ट वो होता है जो कहता है, और ऑब्जेक्ट वो होता है जिससे कहा जाता है। सब्जेक्ट वो है जो कहता है, और ऑब्जेक्ट वो है जिससे कहा जाता है। अब इस सेंटेंस को पढ़ो दोबारा से। टीचर ने कहा, क्या तुमने ये पोएम याद कर ली? मैंने कहा हाँ। तो टीचर तो कहने वाला हो गया इसमें, टीचर ने कहा, किससे कहा भाई? जब यहां देखो, अब मैं जवाब दे रहा हूं हाँ, तो ऑब्वियसली टीचर ने मुझसे ही कहा होगा। तो इस यस और नो में ये दूसरे वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो यहां आके ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहां ऑब्जेक्ट ये नहीं कहेंगे नहीं है ऑब्जेक्ट, ये मी यहां आके ऑब्जेक्ट बनेगा। तो लिख लेते हैं जिससे कि हमारी मिस्टेक ना हो। तो मैंने यहां लिख लिया मी।
अगर यस और नो वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो तो जरूर लिख लेना, और वो दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा। चलिए इन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के लगेगा इफ, क्यों? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। फिर वही करेंगे, इस हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के पीछे पहुंचा देंगे। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है? मी, और मी के हिसाब से यहाँ क्या आ जाएगा? आई। अब मैंने इसीलिए लिखा था, अगर मैं नहीं लिखता तो मैं मान लेता कि यहाँ मी या हिम, अगर मी मानता तो आई ठीक है, लेकिन अगर हिम मान लेता तो मैं यहाँ ही लगा देता, गलत हो जाता मेरा। तो इसलिए यस और नो वाले सेंटेंसेस में अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो तुरंत यहां से ऑब्जेक्ट उठा के यहां लिख लो, जिससे मिस्टेक ना हो। चलिए तो हैव आ गया यहां पर, तो हो गया हैड और लर्न द पोएम। हैड हो गया, लर्न द पोएम फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप आएगा, एफर्मेटिव सेंटेंस है हमारा। तो यहां तक कंप्लीट हो गया हमारा। दूसरा सेंटेंस होता है जिसमें आंसर दिया है। अब ध्यान से देखना, आई का आई हो जाएगा, और ये जो सैड है, यस और नो के लिए सैड या सैड टू को हम जो चेंज करेंगे वो या तो रिप्लाइड में चेंज करते हैं या आंसर्ड में चेंज करते हैं। रिप्लाइड या आंसर्ड। ओके, अब देखिए यहां भी कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको? नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट वो होता है जिससे कहा जाता है, तो मैंने कहा हाँ, तो मैंने किसको जवाब दिया? मैंने जवाब दिया टीचर को। तो अब इसका सब्जेक्ट उठ के यहां ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो टीचर है तो यहां हम टीचर भी लिख सकते हैं, और उसका प्रोनाउन हिम भी लगा सकते हैं। तो मैंने उसका प्रोनाउन लगा दिया हिम, आप चाहे तो टीचर भी लिख सकते हैं। तो देखिए जब यहां ऑब्जेक्ट की बारी आई तो ये सब्जेक्ट, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट यहां ऑब्जेक्ट बन गया, और जब यहां ऑब्जेक्ट के लिए आया तो पहले वाले सेंटेंस का और सब्जेक्ट यहां ऑब्जेक्ट बन गया। तो आप यहां हिम भी लिख सकते हैं, टीचर भी लिख सकते हैं, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हमेशा दैट लगाया जाएगा यस और नो के लिए। अब प्रॉब्लम शुरू होती है यहां से। देखिए जब हम पढ़ते थे तब बहुत आसान था, तब क्या था, हम सीधा लिख देते यस आया है, आई रिप्लाइड इन पॉजिटिव या इन एफर्मेटिव, सस काम खत्म। और नो आता तो आई रिप्लाइड इन नेगेटिव, काम खत्म। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ने ये चीज चेंज कर दिया। बहुत सी किताबों में या बहुत से टीचर मैंने देखे हैं अभी वो यही बताते हैं कि आई रिप्लाइड इन एफर्मेटिव, आई रिप्लाइड इन नेगेटिव। नहीं भाई, वो नहीं करना अब हमें क्या करना है, ये थोड़ा पेचीदा काम है, यहाँ गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो जरा ध्यान से देखना। देखिए ये शॉर्ट आंसर है यस। टीचर ने कहा क्या तुमने पोएम याद कर ली है? मैंने कहा हाँ, तो बस केवल हाँ। तो वो कहते हैं नहीं, कंप्लीट सेंटेंस बनाओ। तो यहाँ कंप्लीट सेंटेंस क्या आता मेरा, यहाँ में मैंने पोएम याद कर ली है। टीचर ने कहा क्या तुमने पोएम याद कर ली? मैंने कहा मैंने पोएम याद कर ली है, यही होगा ना। तो इसको हटा के मैंने पोएम याद कर लिया, यानी कि आई हैव लर्न्ड द पोएम। अब आई हैव लर्न द पोएम को यहां लिख लो और फिर उसे इनडायरेक्ट में चेंज करो। फिर हम यहाँ इनडायरेक्ट में चेंज करके लिखेंगे, तो ये थोड़ा सा लेंथी काम हो जाता है और यहाँ गलती होने की 100% चांसेस बढ़ जाते हैं। पहले इसको पूरे सेंटेंस बनाओ इसके अकॉर्डिंग, फिर यहाँ लगाओ, फिर उसके बाद उसे इनडायरेक्ट में चेंज करो। प्रोसेस लंबा है और गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो चलिए छोड़िए, हम उस चीज को करेंगे ही नहीं जहां टेंशन हो और गलती होने की संभावना हो। अब हम आपको बताते हैं एक सिंपल सी जुगाड़। जुगाड़ तो बहुत चलती है ना, तो यहां भी चलेगी। अब जुगाड़ क्या है? कुछ नहीं करना, बस ध्यान से देखना। आपको दिमाग ही नहीं लगाना, बस आंखों का यूज करना है। आंखों का यूज कर लो ढंग से, जैसे मैं कहता जा रहा हूं वैसे ध्यान से सुनना। यस आंसर है, आंसर ही तो यस और नो आंसर ही होंगे। आंसर है तो इसका क्वेश्चन भी होगा, तभी तो आंसर बना। यस आंसर है किस क्वेश्चन का? इस वाले क्वेश्चन का, हैव यू लर्न द पोएम। इसका इनडायरेक्ट कहां बनाया है? बोला ये बनाया, आई हैड लर्न द पोएम। तो इसमें से सब्जेक्ट ले लो, इसमें से हेल्पिंग वर्ब ले लो और फुल स्टॉप मार दो। तो इसमें से सब्जेक्ट जाएगा आई और इसमें से हेल्पिंग वर्ब जाएगी हैड और फुल स्टॉप। पूरा नहीं किया हमने। अगर हम इसका पूरा बना के, जैसे हमने कहा था आई हैड लर्न द पोएम, और उसे यहां रखते और फिर चेंज करते, तो यही होता आई हैड लर्न द पोएम। तो ये एक जुगाड़ है, कुछ नहीं करना, बस ये आंसर है किस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का। इसका इनडायरेक्ट कहां बनाया? ये बनाया आई हैड लर्न द पोएम। इसमें से सब्जेक्ट ले लो,
इसमें से हेल्पिंग वर्ब ले लो और फुल स्टॉप लगा। पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है आपको, यानी कि अब शॉर्ट का आंसर शॉर्ट में ही आ गया, लेकिन अलग तरीके से। ओके, और वो इन रिप्लाइड इन एफर्मेटिव, रिप्लाइड इन नेगेटिव, वो पुरानी बात हो गई, उसे मत करो अब। चलिए और देख लेते हैं। एक स्टूडेंट आस्क्ड मे आई कम इन, प्रिंसिपल सेड यस। चलिए साहब, स्टूडेंट आस्क्ड, क्या कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं है ना, लेकिन ऑब्जेक्ट है कौन? दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट यहां ऑब्जेक्ट बनेगा। अब देखो, यहां पहली बार आ रहा है ये प्रिंसिपल, इसलिए हम यहां हिम नहीं लिखेंगे, सीधा सीधा हम प्रिंसिपल ही लिखेंगे, है ना, पहली बार प्रयोग हो रहा है ना। अगर हिम लिखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा किसके लिए। अच्छा, यहाँ एक बार टीचर यूज हो चुका था हमारा, इसलिए हमने यहाँ हिम लिख दिया, नो प्रॉब्लम। लेकिन पहली बार जब यूज होगा तो अगर नाउन दे रखा है तो नाउन ही आएगा, प्रोनाउन दे रखा है तो प्रोनाउन आएगा, वरना नाउन है तो नाउन ही लगाएंगे। यहाँ टीचर होता तो यहाँ टीचर लगाते, या फादर होता तो फादर, मदर होता तो मदर। ऐसे नहीं करेंगे मदर है तो यहाँ हर कर दो, नहीं नहीं, यहाँ अगर नाउन है और यहाँ ऑब्जेक्ट बनना है तो वो नाउन के रूप में ही लगाना। ओके, होगा तो ऑब्जेक्ट लेकिन नाउन के रूप में। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ लगा दिया, मे को उठा के आई के पीछे कर दिया। आई फर्स्ट पर्सन स्टूडेंट के हिसाब से ही, हिज, हिम, सब्जेक्ट हो जाएगा ही। मे हो जाता है माइट में चेंज, कम का कम और इन का इन। ओके, फुल स्टॉप, यहां तक कंप्लीट। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल और सैड को यस और नो वाले सेंटेंसेस में सैड को या तो रिप्लाइड में या आंसर्ड में, मैंने यहाँ केवल रिप्लाइड लिखा है, आप चाहे तो आंसर्ड भी लगा सकते हैं। अब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, अब ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? ये सब्जेक्ट, ये स्टूडेंट, तो आप यहाँ चाहे तो स्टूडेंट लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि स्टूडेंट इस सेंटेंस में हम पहले यूज कर चुके हैं, इसलिए हम यहाँ हिम भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हिम या स्टूडेंट। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हमेशा लगाते हैं दैट। अब ये यस मैंने लिख दिया, ही माइट कैसे आया? ये आंसर है किसका? इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का कहाँ है? ये रहा, तो इसमें से सब्जेक्ट ले लिया ही और इसमें से हेल्पिंग वर्ब ले ली माइट और फुल स्टॉप लगा। अब तो बहुत आसान है, लंबी प्रक्रिया खत्म। बस ये देख लिया करो, आंसर है किस क्वेश्चन का? बोले इस क्वेश्चन का। इसका इनडायरेक्ट कहाँ बनाया? ये बन रहा है, ये बन रहा है। इसमें से सब्जेक्ट ले लो, इसमें से हेल्पिंग वर्ब ले लो, काम खत्म। ओके, अब देखिए इसको जरा ध्यान से देख लीजिएगा। He said, "Do you live here?" She said, "Yes." तो he said, अब ऑब्जेक्ट यहाँ कौन हो जाएगा? she। तो she का ऑब्जेक्ट हम तो यहाँ सी तो नहीं लिख सकते, हर लिखेंगे, हर। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास इफ, डू को उठा के यहाँ लगा दिया, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट हर के अकॉर्डिंग आएगा, तो यहाँ आ गया she। अब यहाँ डू है प्रेजेंट इंडेफिनिट, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, डिड नहीं होगा, बताया था ना। सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म लिव्ड, और हियर का हो गया देयर और फुल स्टॉप। अब यहां तक खत्म हो गया, इससे शुरू करते हैं। सी का सी, अब सेड या सेड टू यस वाले सेंटेंस में आंसर्ड या रिप्लाइड, यहाँ बताया था रिप्लाइड या आंसर्ड, कुछ भी लगा सकते हैं आपके, मैंने आंसर्ड लगाया, आप चाहें तो रिप्लाइड लगा दें। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट है कौन? ही, तो ही का ऑब्जेक्ट यहाँ आके क्या हो जाएगा? हिम। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। यस आंसर है किस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का। इसका इनडायरेक्ट कहाँ है? ये बन रहा, शी लिव्ड हियर, है ना। तो इसमें से सब्जेक्ट लेते हैं हम, हमने सब्जेक्ट ले लिया। अब इसमें से हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिया ना, देखो माइट लिया था यहाँ पर, यहाँ हेड लिया था, लेकिन इसमें तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है हमें, हमें केवल वर्ब दे रखी है, तो हम वर्ब ही लगा देंगे, कोई परेशानी नहीं। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वर्ब उठा लेंगे, हमें तो चाहिए एक ना कोई वर्ब, तो हमने यहाँ लगा दिया लिफ्ट। क्लियर? तो ये हो गए यस वाले सेंटेंसेस, कर लेंगे। ठीक ऐसे ही नॉट वाले करने हैं हमें, नो वाले। उसमें हम क्या करेंगे कि सब्जेक्ट लेंगे, हेल्पिंग वर्ब लेंगे, चूंकि नो है इसलिए नॉट और लगा देंगे। अगर यहाँ नो होता तो यहाँ नॉट आ जाता, यहाँ नॉट आ जाता है, इसको बाद में बता। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं नॉट वाले। फादर सेड, हैव यू एवर स्मोक्ड? आई सेड नो। चलिए साहब, फादर आस्क्ड, ऑब्जेक्ट है कोई? हाँ जी, ऑब्जेक्ट है कौन? मी, तो क्या बन जाएगा? मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास इफ,
सहायक क्रिया को हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के बाद पहुंचा दीजिए। यूज सेकंड पर्सन मी के अकॉर्डिंग आई, इसीलिए हम लिखते हैं, गलती ना हो जाए हमसे। अब हैव का यहाँ आ गया तो वो हो गया हैड, एवर का एवर और स्मोक्ड का स्मोक्ड और फुल स्टॉप। आई का आई, रिप्लाइड जो कि नो है तो वो रिप्लाइड या आंसर्ड, रिप्लाइड या आंसर जैसे चाहे आप। अब यहाँ कौन ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट है ये तो फादर, तो यहाँ हम फादर एक बार लिख चुके हैं, इसलिए हम चाहे तो यहाँ फादर भी लिख सकते हैं या हिम लिख सकते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा झटके दैट ही आएगा जैसे यस वाले में आया था। नो फिर वही तरीका, ये आंसर है किस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का। इसका इनडायरेक्ट कहाँ बनाया, ये बन रहा, तो इसमें से सहायक क्रिया ले लो, सब्जेक्ट ले लो आई, फिर हेल्पिंग वर्ब ले लो हैड, चूंकि नो है इसलिए नॉट और लगा दो, तो क्या बन जाएगा आई हैड और क्या लग जाएगा नॉट और फुल स्टॉप। ठीक है, तो रिप्लाइड इन नेगेटिव मत करना यहाँ, आज के बाद ऐसे करना। और देखो, शी सेड कैन यू राइट दिस ऐसे, रामू सेड नो। चलिए, सी का सी आस्क्ड रामू, अब रामू कहां से आया समझ में आ गया होगा भाई, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं था तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा रामू। तो बताया जैसे मी आई था तो आई का तो मैंने मी कर दिया, लेकिन अगर यहाँ कोई नाउन आ रहा है तो फिर उसे नाउन के रूप में ही लिखेंगे यहाँ पर। इफ सहायक क्रिया को उठा के यहाँ लगा दो, तो यू रामू के अकॉर्डिंग हो जाएगा ही, और कैन यहाँ कैन है तो कैन हो जाएगा कुड, राइट का राइट, दिस का दैट, ऐसे का ऐसे, फुल स्टॉप रामू। अब सेड नो वाले में आंसर्ड या रिप्लाइड, आंसर्ड या रिप्लाइड, और यहां ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, अब तो समझ में आ जाना चाहिए भाई, ये इसका ऑब्जेक्ट यहाँ क्या हो जाएगा हर। ओके, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के क्या लगाते हैं दैट। अब नो का तो फिर वही, नो आंसर है किस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का। इसका इनडायरेक्ट कहाँ बन रहा, ये बन रहा ही कुड, तो इसमें से सब्जेक्ट ले लो ही और सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब कुड और साथ में लगा दो नॉट, तो यहाँ क्या हो जाएगा ही कुड नॉट। ओके, वेरी सिंपल। एक और देख लेते हैं। दैट मैन सेड डू यू टेल मी द वे, द पुलिसमैन सेड नो। चलिए, दैट मैन आस्क्ड, अब ये पुलिसमैन कहाँ से आया, अब तो बता दो भाई कहाँ से आया, ऑब्जेक्ट चाहिए था, और वो ऑब्जेक्ट कौन बनेगा ये पुलिसमैन। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ डू को उठाया यहां लगा दिया। चलिए, यू सेकंड पर्सन पुलिसमैन के अनुसार, ही प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट में डिड नहीं आएगा क्योंकि एफर्मेटिव बन रहा है, तो टेल की सेकंड फॉर्म हो जाएगी टोल्ड मी, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार हिम, द का द, वे का वे और फुल स्टॉप। पुलिसमैन रिप्लाइड या आंसर्ड हिम, हिम कहां से आया, ऑब्जेक्ट नहीं था तो ऑब्जेक्ट कौन बनेगा दैट मैन, तो दैट मैन का क्या लिख दिया हमने हिम, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। ओके, अब नो, अब ध्यान से देखना जरा क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट है। नो आंसर है किस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का। इसका इनडायरेक्ट ये बना गया ही टोल्ड मी द वे। ओके, तो इसमें से सब्जेक्ट ले लेते हैं जैसे हमने यहां से लिया था, सब्जेक्ट ले लेंगे तो ही आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब लेंगे, लेकिन यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। अगर यहाँ यस था तो हमने सीधा वर्ब ले ली, वर्ब ली थी ना पहले, लेकिन यहाँ है नो तो हमें नॉट लगाना है, और नॉट लगाना है तो हम वर्ब नहीं लेंगे, हम भाई साहब हेल्पिंग वर्ब ही लेंगे। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब निकल के आएगी डिड, तो ही के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड और डिड के बाद नॉट, तो यहां हो जाएगा हमारा ही डिड नॉट। क्लियर? अगर हमें यहाँ यस होता तो मैं यहाँ कर देता ही टोल्ड, लेकिन नो है और हमें नॉट लगाना है, नॉट लगाना है तो हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, तो फिर हम पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है तो हम हेल्पिंग वर्ब डिड ले लेंगे, तो ही डिड नॉट। ओके, चलिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यहां पर ये फिनिश हो जाता है। ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो फटाफट कमेंट कर दो, कोई भी डाउट हो कमेंट कर दो। ओके, बाय।